सार्थक बातचीत होनी है। मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि इस तरह की एक शुरुआत होनी चाहिए। जब मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया तो पार्टी ने मुझे ना तो बताया और मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है। तो लेटर मिलने के बाद मैंने पहली बात जो सोची थी वो ये थी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता है। वो जो बाकी 5 और कम्युनिटीज हैं, उसमें सरदार भाई हैं, उसमें जैन भाई हैं, उसमें ईसाई भाई हैं, उसमें पारसी हैं, उसमें बौद्ध हैं, इन सबको मिला करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है और मुझे सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन देना है, सबको बराबर प्रतिनिधित्व देना है। उस कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। हमसे पहले सामने बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ये बात कही भी है। देखिए, एक बात दिल में बिठा के जाइएगा कि दुनिया के किसी भी देश में जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज को पड़ेगी, वो अल्पसंख्यकों को पड़ेगी। ये ऐसी सच्चाई है जिसे अपने दिल में बिठा लीजिए। और आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 7-8 साल में आप लोकतंत्र को हर दिन कमजोर होते हुए देख रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा शासित कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि अल्पसंख्यकों पर तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बात किससे कहा जाए, किसके सामने जाके अपना दर्द रखा जाए, ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब विकल्प क्या है, कैसे इसका हल निकलेगा? आज शायद इसीलिए हम यहां बैठे हैं, इसीलिए हमने एक पहल शुरू की। मैं अपनी टीम के महेंद्र बोरा जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, दिलीप राजपाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, अवनीत कौर जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इकबाल दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे साथी इंद्रजीत जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे देश से आप सारे लोगों को इकट्ठा किया। देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं और आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, कमोबेश हमारे दर्द एक जैसे हैं। नेताजी जिस कम्युनिटी से आती हैं, लगभग अब हमारी जमात में वो भी शामिल है, यानी जो दर्द का पैमाना है वो लगभग तीनों कम्युनिटीज का बराबर होता जा रहा है। हम निशाने पर हैं। आप सबने बहुत सारी बात कही कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब मैं अपने समाज के बीच में जाता हूं तो यही शिकायतें लगभग वहां भी हैं कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं और थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाऊं तो मैं ये पाता हूं कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, जो देश का सर्वोच्च पद है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कांग्रेस ने इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं अगर और थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि एंटोनी साहब को कांग्रेस ने इस देश का डिफेंस मिनिस्टर बनाया। मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि ऑस्कर फर्नांडीज साहब को कांग्रेस पार्टी ने कितनी बड़ी ताकत दी जब भी सत्ता रही। तो अगर मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि जब देश बन रहा था उस तरफ से सदाएं आ रही थी कि इधर चले आओ, तुम्हारा मुल्क ये है, और इधर लाश लाश लहू लहू का मंजर था। ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और उन्हें अपनी पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया। अगर मैं थोड़ा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि वो कांग्रेस ही है जिसने इस देश का जो सबसे बड़ा पद है, जिसे संवैधानिक तौर पर माना जाए तो सबसे ताकतवर वाला पद है प्रधानमंत्री का, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं,
आजकल कई सारे लोग घूमते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। मैं उंगलियों पे गिनाने पे आऊं तो सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। मैं पंजाब से बाहर निकल करके भी अगर आपसे बात करूं तो आप ये पाएंगे कि प्रतिनिधित्व तो रहा है, ऐसी बात नहीं कि प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा। बूटा सिंह साहब का नाम कौन भूल सकता है। मौजूदा समय में भी केटीएस तुलसी साहब राज्यसभा में है, कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से, आप इस बात को जानते हैं। प्रतिनिधित्व तो रहा है। अब बात क्या आती है कि वो प्रतिनिधित्व और इतना सब होने के बावजूद कम्युनिटी असंतुष्ट क्यों है। ये मैं अपने समाज से भी कभी कभी जब सवाल करता हूं और आपके समाज में भी खड़ा होकर के अगर बात कर रहा हूं तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि जो चीजें नेताओं तक डिलीवर हुई वो कम्युनिटी तक क्यों डिलीवर नहीं हुई। इसमें गलती आला कमान की नहीं है। आला कमान ने क्या किया, उसने एक इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया और इमरान प्रतापगढ़ी को कह दिया कि कम्युनिटी की समस्याएं सुनो, कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दो, लीडरशिप निकाल करके लेके आओ। अब अगर इमरान प्रतापगढ़ी बेईमान हो जाए तो आला कमान गलत थोड़ी है। गलती आला कमान की नहीं है। अगर महिला अध्यक्ष बना करके नेताजी को बिठाया तो इनका फर्ज है कि हम महिलाओं के लिए पार्टी में रिप्रेजेंटेशन तलाशें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, कमेटियों में महिलाओं को अपना महिला मोर्चा मजबूत करें। ये जिम्मेदारी इनकी है। आला कमान ने इनको ये जिम्मेदारी दे दी। अब मैं ये पाता हूं कि सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इतने ताकतवर लोग रहे, इतने ताकतवर पार्टी के अंदर संगठन में या पदों पर रहे, उसके बाद भी कम्युनिटी असंतुष्ट है तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता। आप सबका दर्द जायज है, मैं उससे भी इनकार नहीं करता। लेकिन ये जो दर्द है ये बांटने से कम होगा, ये दिल में रखने से कम नहीं होगा। आज शुरुआत मैंने इसीलिए की कि आप आए और मैं आपकी बात सुनूं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सुना ही नहीं जा रहा है, उनकी बात पार्टी का शीर्ष नेतृत्व न सुन रहा है, न उस तक बात पहुंच रही है। मैं पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी से मिला बनने के बाद तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं एक नई शुरुआत करने चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं अलग अलग समाज के लोगों से बैठ के बात करना चाहता हूं और वो सिलसिला मैं रोकूंगा नहीं। उसे सिर्फ मैं दिल्ली में नहीं करूंगा, उसे मैं हर प्रदेश स्तर तक ले जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि उसे जिले स्तर तक ले जाऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पूरी छूट है, जाओ इस तरह का कार्यक्रम करो, मेरी तरफ से जो सहयोग चाहिए वो बताना मुझे। ये है हमारी लीडरशिप। कितनी ईमानदारी से इस देश में डेमोक्रेसी को, संविधान को बचाने के लिए जो मेहनत इस वक्त राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी कर रहे हैं, आप खुद इस बात को मानते हैं। आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं, आप कांग्रेसी हो या ना हो, तब भी इस देश का हर अच्छा इंसान, अमन पसंद इंसान ये मानता है कि कांग्रेस ही इस देश को आगे ले जा सकती है। बात मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। लेकिन अगर यहां भी प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हमारा एक वाइस चेयरमैन सिख समाज से है, हमारे सेक्रेटरी दिलीप राजपाल साहब सिख समाज से हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महेंद्र बोहरा जी हैं, वो सिख समाज से हैं। तो हमारे इस विभाग में भी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं इसे और बढ़ाना चाहता हूं। मेरा मकसद आपसे खाली बातचीत करना नहीं है, जबानी जमा खर्च वाली बात नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाह रहा हूं और मैं लगभग हर प्रदेश के अपने प्रदेश चेयरमैनों से यह कह रहा हूं कि आप जिस समुदाय से हैं उसके बाद कोशिश करिए कि आपकी टीम में हर जिलेवार स्तर पर सिख समाज, जैन समाज, पारसी समाज है नहीं तो बौद्ध समाज, सबका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लोगों को लाइए। हम राजनीति में क्यों हैं? इसीलिए तो कि हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, हमें बिठाया जाए, हमें मंच मिले, हमें बोलने का मौका मिले, हमें अपने समुदाय की बात रखने का मौका मिले। हम राजनीति में इसीलिए आप अपना पैसा खर्च करते हैं। यहाँ मैं ऐसे तमाम बुजुर्ग देख रहा हूं जिनके पेशानी की झुर्रियां तक आ गई हैं, 50 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। शायद कुछ ना हासिल हुआ हो, मैं मानता हूं कि शायद कुछ भी ना हासिल हुआ, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के लिए इतने वफादार हैं कि अगर आपको दिल्ली से एक आवाज लगाई गई तो आप हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं। आप हैं तो कांग्रेस है, हमारा कोई वजूद नहीं है आपके बिना, पार्टी का कोई वजूद नहीं है आपके बिना, मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता का कोई वजूद नहीं है अगर सामने ये भीड़ न बैठी हो। अगर आप लोग ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है। मैं आपको सलाम भी करता हूं, आपका सम्मान भी करता हूं और आपसे इतना कह रहा हूं कि अब तक जो हुआ है वो हुआ। हमारे विभाग में अब ये नहीं होगा।
हमारे विभाग में जिलेवार, राज्यवार आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा, और जिला कमेटियों में भी, मेन बॉडी में भी अगर आपको यह लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो मेरा दरवाजा खुला है। एआईसीसी में मेरा ऑफिस है। आप सारे लोग, मैं पिछले 4 महीने से लगभग 3.5-4 महीने हो गए, आप सारे लोग जो आते हैं एआईसीसी वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने अपना दरवाजा खोल रखा है। मुझसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आइए। आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के फला जिले में मेन बॉडी में सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जिला अध्यक्ष से भी बात करूंगा, लड़ूंगा आपके लिए। और वहां मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं अपने आला कमान से बात करूंगा, मैं राहुल जी से बात करूंगा, मैं प्रियंका जी से बात करूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। यहां आशीष दुआ जी बैठे हैं, आप भी आप सोचिए कि आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश में बतौर सा प्रभारी लगे हुए हैं और एआईसीसी में बतौर सेक्रेटरी हैं। एआईसीसी में आपका एक कमरा है, आप उन तक भी समस्याएं लेकर आइए। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे एक बात आई थी बीच में कि कम्युनिकेशन गैप है, संवाद नहीं है, आपसी बातचीत नहीं है। इस सिलसिले को थोड़ा आप भी शुरू करिए, हम भी शुरू करें। अभी किसी साथी ने 2-3 बातें कही थी कि हमारे जितने प्रमुख पर्व होते हैं उस पर कोई आला कमान के तरफ से बधाई संदेश नहीं आता। देखिए मेरे भाई, वक्त ऐसा आ गया है कि चारों तरफ से इतनी ज्यादा खबरें हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा कुछ उत्सव है या इतना ज्यादा कुछ दुख है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ऐसे में कभी कभी आपको अपनी बात डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे समाज के एक बड़े मौलाना का एक दिन इंतकाल हुआ, मैं असम चुनाव में था उस दिन, तो मुझे लगातार फोन आने लगे कि इतने बड़े मौलाना और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े जिम्मेदार आदमी, आप राहुल जी से बात करिए कि इस पर ट्वीट करें। समाज उम्मीद करता है अगर आप किसी अहम जगह पर हैं। मैं असम में सुदूर अंचल में था, मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, मैंने मैसेज किया, उनको आगे ले जाने की राजनीति की। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको पार्टी ने सब कुछ दे दिया लेकिन वो छोड़ के चले गए। मुझसे किसी मीडिया के साथी ने सवाल किया, ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने कहा उनका सवाल हमसे मत पूछिए, जिनको पाल पोस के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा किया, अगर वो चले गए तो उनका सवाल हमसे मत पूछिए, उनसे पूछिए। अगर बेटा बाप को छोड़ के चला जाए तो गलती बाप की नहीं होती है, बेटे की होती है। और राहुल जी जो लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बहुत मुश्किल है। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। किसी मेरठ के साथी ने, मेरठ कैंट के साथी ने कहा है टिकट की बात